हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो लेटेस्ट अभी आपका बुक प्रिपेयर हुआ है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने जो है इसका जितने भी आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया था, इसको ऑलरेडी मैंने आपको एनालिसिस आपको दे दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारा क्लास मैंने सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज कर दिया हुआ है, तो वहां से करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। और इस बुक का मैंने जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आपको कवर करा दिया है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बुक है, जिसमें कि एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आपका लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हुआ, तो अच्छे तरीके से आप लोग लगाएंगे। बाकी जब आपका नवंबर में आपका एग्जाम डेट आपका आ जाएगा, तो जो भी आपका नोट्स वगैरह आपका प्रोवाइड आपको किया जाएगा, ये सारा कुछ आपको डिटेल में आपको मिलेगा। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉल्ट। तो इसके लिए बताना है आप सभी लोगों को, इस प्रकार से जो यहाँ पर आपको सिंबल आपको दिया गया, इसका बताना है कि इसको आप कौन से नाम से जानते हैं। तो साथ ही याद रखेंगे हम लोग इसे जो जानते हैं, इसे हम लोग कॉलर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आपको फैक्ट आपको याद रखना है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो अगर आप इस प्रकार से अगर लिखते हैं, ऐसे अगर आप सिर्फ एक जो है पॉइंट अगर लगाते हैं, इसको एक पॉइंट अगर लगाते हैं, तो इसे हम लोग जो है कोमा के फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। और जबकि इस प्रकार से आप लगाते हैं तो इसे हम लोग जो है कोमा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर डबल अगर सिंबल को आप यूज करते हैं तो इसे कॉलन के नाम से जानते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। इसके अलावा देखिए आपका सेमी कॉलन होता है, इस प्रकार से अगर लगाते हैं तो इसको हम लोग जो है सेमी कॉलन के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन मार्क की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार से अगर आप लगाते हैं तो इसे हम लोग जो क्वेश्चन मार्क के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इतने फैक्ट को। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि ऑम्प्टेड पार्ट कहा जा रहा है कि डैश इज ऑल्सो नाउन एज। इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है आपका एलिप्सिस हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो जो प्रिंटर आपका, ये आपका इनपुट के अंतर्गत आपका नहीं आता है, ये आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जितनी भी आपका दिया गया है, बारकोड आपका रीडर दिया गया, ये सभी आपके इनपुट का उदाहरण है। पंच कार्ड आपका रीडर दिया गया, या फिर ऑप्टिकल मार्कर आपका रीडर दिया गया, मार्क रीडर, तो ये सभी आपके इनपुट का उदाहरण होता है। जिससे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस वगैरह, ये सभी चीजें जो है आपका इनपुट के अंतर्गत आपका आता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रिंटर दिया गया है तो ये आपके आउटपुट के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है, ये आपको मेरे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये किस जो है पतन का नाम है, ये आपको मेरे पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका सोवा आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गरबा जनजाति, जो कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो गरबा आपका जनजाति है, ये जो मुख्य रूप से आपका निवास करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये निवास करती है अधिकतर मात्रा में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पूछा जाता है बराबर आपका कि गोंड जनजाति जो है ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे गोंड जो जनजाति है ये आपके जो है महाराष्ट्र वगैरह हो गया या फिर असम वगैरह हो गया, तो इन सभी क्षेत्र में जो है गोंड नामक जनजाति पाई जाती है। और भील जनजाति की अगर हम बात करें तो झारखंड वगैरह में जो है आपकी भील जनजाति जो है ये आपकी निवास करती है। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार आप सभी लोग रिपीट करेंगे कि भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सत्य याद रखेंगे टोटल आपका जो है 299 सदस्य थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये दिया गया है आपका 18वीं अनुसूची के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं सॉरी आपके जो है 18वें भाग के अंतर्गत आपको दिया गया भाग 18 में। और याद रखेंगे आप सभी लोग भारतीय संविधान के जो भाग आपका 18 है, इसमें आपके कहां से कहां तक लेकर के आपका वर्णित है, तो आपको 352 से लेकर के 360 तक आपका वर्णित है आपातकाल से संबंधित। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए जो मुख्य रूप से आपके बराबर आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है
कि जो राष्ट्रीय आपात है ये किस आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे आपका 352 के तहत जो है ये आपका क्या होता है, आपका जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आपका राष्ट्रपति आपका शासन है ये आपका 356 के तहत आपका किया जाता है। और वित्तीय आपात की अगर हम बात करें तो ये आपका 360 आर्टिकल के तहत आपका किया जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपको फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। भारत में अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं। एक बार जब पाकिस्तान और जो है सबसे पहले तो आपका जो है 1961 में ये चाइना से युद्ध के समय में लगा हुआ था। इसके अलावा 1971 में ये आपके पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा हुआ था। और जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है 1975 में लगा हुआ था, जो कि आंतरिक अशांति के कारण से जो है ये आपके लगाए गए थे। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, आंतरिक अशांति के कारण से भारत में जो है कभी भी राष्ट्रपति शासन को नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो है आपका संविधान संशोधन करके इन चीजों को जो है खत्म कर दिया गया है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका डायरेक्टली जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी में यहाँ पर आपको दिया गया कि निर्वाचन मंडल में तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कूट टाइप आपको दिया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सभी ऑप्शन आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं, ये आपका राइट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग 4 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये दोनों आपका एग्जैक्ट दिया गया है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है ये आपको हमारे पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका नेपाल को छूती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये अमरकंटक से होता है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न आपका जो कि बार बार पूछे जाते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सर याद रखेंगे इसे कहा जाता है लू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, साथ ही याद रखेंगे और सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या होता है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो इसे जो है जिंदगड़ा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3i/2 का मान आप सभी लोगों को बताना है क्या होगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बनाएंगे इसको और बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, सिंपली आपको देखिए 2-3 चीज यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3 तरीका आपका कितना हो जाएगा 9 और आई का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज आपको याद रखना है कि जो हमेशा आई जो होता है ये आपका काल्पनिक माना जाता है, इसको काल्पनिक माना जाता है। जबकि अगर आई स्क्वायर अगर आपका आता है तो आई स्क्वायर के बराबर में आप जो है आप 1 रखेंगे। किसी भी इक्वेशन में इस प्रकार के अगर आता है तो आपको क्या करना है, आई स्क्वायर अगर आता है तो आपको -1 रखना है। जबकि आपका आई क्यों आएगा तो इसके लिए आपको सिंपली जो है आई रखना है। क्या रखना है, आई आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए आई स्क्वायर आपका आ चुका है, तो 9 इंटू आपका कितना हो जाएगा -1 और इसका जो आंसर आपका आ जाएगा ये आपका माइनस आपका 9 आ जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि लॉग ए बेस कहा जा रहा है कि लॉग बेस ए और x/y किसके बराबर है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा। इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर लॉग आपका ए लॉग आपका x बेस ए और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, फिर आपका हो जाएगा लॉग y बेस ए। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लॉग x बेस ए माइनस लॉग y बेस ए, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको सभी का आपको डेट आपको याद होना चाहिए कि किसका जो है कार्यक्रम ये कब से कब तक आपका रहता है। तो साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मुर्शिद कुली खान आपको दिया गया है। ध्यान रखेंगे इसका जो आपका हो जाएगा शासन का कार्यकाल आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1717, ठीक है। तो ये हालांकि एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 1717 से लेकर के आपका 27 तक आपका रहता है, लेकिन इनिशियल पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इसी से आपका क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है
अगर हम लोग मीर जाफिर की अगर बात करें, मीर जाफर का, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1757। क्या हो जाएगा? 1700 आपका 57 हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको सिराजुद्दौला आपको दिया गया है। अच्छा, सिराजुद्दौला की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1700 आपका हो जाएगा 56। इसके अलावा आपको दिया गया अली वर्दी खान आपको दिया गया है, तो साथ ही याद रखेंगे अली वर्दी खान की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1700 आपका 40। इस प्रकार से आप सभी लोगों को मैच कर लेना खुद से और काल अनुसार जो है आप सभी लोगों को फिट कर लेना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका 1 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ था, वहां पर भी आपका पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि जय हिंद का नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था और इसी से रिलेटेड फिर आपका क्वेश्चन आपका सिलेक्ट आपको करके दिया गया है, जो कि एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बुक को आपको प्रिपेयर किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो भी आपका नोट्स वगैरह हो, चाहे आपका कोई भी बुक हो, काफी ज्यादा भी आपका डिमांडेड आपका है और पूरा पटना में देख पाएंगे अभी आपका जो है फेमस आपका संस्था भी चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे, तो इसका जितनी भी आपका जो है नोट्स वगैरह आपका आएगा, सारा कुछ मैं आपको कलेक्ट करके दूंगा और बिल्कुल आपके एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये दिया गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा देखिए कुछ आपका महत्वपूर्ण आपका फैक्ट है जो कि आप सभी लोगों को याद रखना है। देखिए, पूर्ण स्वराज तथा जो है आराम जो है हराम है, और ये जो दिया गया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। कुछ मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो याद रखना है कि पूर्ण स्वराज का जो मांग किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आराम हराम है ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, साम्राज्यवाद का नाश हो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपका रिपीट हुआ है, साथ ही याद रखेंगे बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो आपका 1764 में हुआ था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर आपको पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे ये आपका 22 अक्टूबर 1764 का जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि औद्योगिकरण एवं मशीनों को खरीद पर कहा जा रहा है कि किया जाने वाला व्यय है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पूंजीगत व्यय। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जो मूल्य होता है ये आपका बढ़ जाता है। यानी सपोज कीजिए कि अगर आपने किसी को अगर जो है कुछ रुपया अगर दिया हुआ है और अगर मूल्य बढ़ जाए तो वो आपको उतना ही रुपया जो है आपको रिटर्न करेगा जितना कि आपने दिया हुआ है, और मूल्य बढ़ जाएगा तो वो आपको कम ही रुपया रिटर्न करेगा क्योंकि उसका वैल्यू जो है आपका बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऋण देने वाले व्यक्ति होते हैं उसको इसमें जो है ज्यादातर आपका प्रॉफिट आपका होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो देखिए साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको दिया गया है ऋणी दिया गया है, साहूकार आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट अगर हम लोग आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साहूकार को आपका होगा, मतलब जो व्यक्ति जो ऋण दिया हुआ है आपका ऋणी व्यक्ति को लाभ होगा, क्योंकि मुद्रास्फीति हो गया तो कम जो है आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऋणी जो व्यक्ति होते हैं इसको यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो जो है कम पैसा चुकाना पड़ेगा, इसी को हम लोग जो है मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि गो थ्रू द लेटर, इसके लिए बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा यू आर टोल्ड टू गो, आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कि थ्रू द लेटर। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द नाउन ऑफ एडवाइड, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवॉइड दिया गया, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग नाउन आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए जो नाउन आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एडवाइंस, क्या हो जाएगा अवॉइडेंस आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय क्या है ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए आपको पूछा जा रहा है एनएनपी आपको पूछा जा रहा है, नेशनल नेस्ट प्रोडक्ट आपको पूछा जा रहा है, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे जो राष्ट्रीय आय आपका होता है ये एक यहाँ पर आपका हो जाएगा यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का जो धन मूल्य होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं।
राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगर नेशनल नेट प्रोडक्ट अगर निकाला जाए, यानी कि एनएनपी अगर निकाला जाए, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका टोटल आपको उत्पादित आय होता है, इसमें अगर जो पूंजी आपका ह्रास होता है, इसको अगर घटा दिया जाए तो आपका नेशनल नेट आपका प्रोडक्ट आपका निकल करके आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि भारत की पहली जल स्रोतों की गणना के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सर्वाधिक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। इसके अलावा देखिए सौर ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो है अभी अग्रणी राज्य में अगर बात किया जाए तो आपके तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्लांट अभी आपका है सौर ऊर्जा का, ये सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में किस राज्य का स्थान अंतिम है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये टोटल 4 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा नर जो है जनन तंत्र नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नर जनन तंत्र नहीं है। तो देखिए विरिसन भी होता है और अधि जो है आपका विरिसन भी होता है, लेकिन अंडवाहिना जो होता है ये फीमेल पर्सन के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जाना जाता है सवाना के नाम से। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मानस। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। मैंने आपको बार बार इस प्रश्नों को रिवील आपको कराया हुआ था। जब भी आपका आयन मंडल से क्वेश्चन आता था, जब भी आपका क्षोभ मंडल से आता था, जब भी आपका समताप मंडल से आपका आता था, तो यहाँ पर बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों को लग रहा होगा इनमें से कोई नहीं क्यों होगा, क्योंकि ये आपका मात्र आपका जो है 13 किलोमीटर ही आपका होता है। 13 किलोमीटर से लेकर के 34 किलोमीटर तक की जो दूरी आपका है, इसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका कोई नहीं हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन डी को लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवियत्री की है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये महादेवी वर्मा की है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन को। अगला क्वेश्चन है कि उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में एक सर्वनाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है। साथ ही याद रखेंगे इसमें मुख्य रूप से जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इसमें आपका जो है फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ध्रुवन जो होता है ये ध्वनि तरंगों के द्वारा जो है ये प्रदर्शित नहीं की जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों जैसा कि आप लोग देख पाएंगे असंतृप्त के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट में आपको, और देखिए आप एक चीज़ याद रखेंगे आप सभी लोग, असंतृप्त के बारे में बताना है। और संतृप्त के अगर बारे में अगर पूछा जाता है तो पूछा जाता है आपको क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा जो है आपका हाइड्रोकार्बन है जो कि संतृप्त का उदाहरण है, या फिर पहला कौन सा ऐसा है जो कि संतृप्त का उदाहरण है। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका CH आपका 4 होता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है प्रीवियस पेपर में, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका CH4 होता है जिसे हम लोग मीथेन या मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपको असंतृप्त आपको दिया गया है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, अगर संतृप्त की बात करें तो प्रोपेन आपको दिया गया, ये आपके संतृप्त के अंतर्गत रहेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रोपाइन आपको दिया गया, ये भी आपका संतृप्त के अंतर्गत,
प्रोपाइन जो आपका है ये आपके संतृप्त के अंतर्गत आपका नहीं रहेगा, और ना ही तो आपका प्रोपीन आपका रहेगा। प्रोपेन आपका जो क्लोरोप्रोपेन दिया गया है ये सभी आपके संतृप्त के अंतर्गत आपका रहेगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपका जो है आपका नहीं रहेगा। इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि किसमें जो है एंजाइम नहीं होते हैं, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो देखिए विषाणु जो होते हैं इसमें आपका जो है एंजाइम आपका नहीं होता है, बाकी सभी में आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने आप यह काम सीख लूंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। सभी याद रखेंगे इसमें आपका हो जाएगा आप निजवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के टोटल जो है 2 भेद होते हैं। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। एक आपका सकर्मक क्रिया होता है और दूसरा आपका अकर्मक क्रिया होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोककृति क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ढाक के 3 पात। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा आपको माइंड में फिट रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा संवर्धित यूरेनियम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो अप्सरा का जो प्रारंभ आपका किया गया था, मतलब अप्सरा का जो प्रारंभ आपका किया गया था, कार्य प्रारंभ किया गया था, ये आपका 1956 में किया गया था। ध्यान रखेंगे थोड़ा फेमस है, डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और फिर याद रखेंगे आप सभी लोग जो परमाणु रिएक्टर में जो आपका प्रयोग किया जाता है इसमें आपका जो है 235 यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लगातार आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही से आपको करना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए औद्योगिक आपको प्रक्रम दिया गया है और आपका संबंधित आपको उद्योग आपको दिए गए। अब अपने तर्क के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। और सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर आपको सामने दिए भी गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आपको मिलान करना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ए में आपको दिया गया है भंजन आपको दिया गया है। अच्छा भंजन आपको दिया गया, भंजन को आप किसके साथ रिलेट करेंगे, तो भंजन को हम लोग जो है पेट्रोलियम के साथ रिलेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया प्रगलन। तो साथियों याद रखेंगे प्रगलन जो आपका होता है ये आपके ताम्र में होता है। राइट आंसर आपका जो है सी के साथ आपका चला जाएगा। अच्छा हाइड्रोजनीकरण आपको दिया गया है। तो साथियों याद रखेंगे हाइड्रोजनीकरण जो आपका किया जाता है ये वसा तेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। इसके अलावा वल्कीकरण आपको दिया गया है, ये रबड़ के साथ किया जाता है जिसमें कि आपका जो है सल्फर मिला करके रबड़ को जो है कठोर और दृढ़ बनाया जाता है। तो ये आपका इसके साथ आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को रिलेट करना है। बाकी ऑप्शन आपको आगे आपको दिया गया होगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको दिया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे जैसा कि मैंने आपको जो है मिला दिया था, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि हस्त, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है, ये आपको हमारे बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगा। साथ ही याद रखेंगे माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है वैसा ही रहता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की गति को जो है ये इफेक्टिव नहीं करता है जो है आपका माध्यम का टेम्परेचर। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ध्वनि का जो आपका गति होता है ये माध्यम का टेम्परेचर जो है आपका डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए या वायुमंडल का अगर टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो ध्वनि का जो गमन की आपका स्पीड होता है ये आपका अधिक जो है आपके बढ़ जाते हैं। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। साथ ही याद रखेंगे आपका जो है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट कहा जा रहा है कि व्हीलसील का संबंध किससे है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पराश्रवी तरंगों से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पराश्रवी तरंग जो होता है ये आपका 20,000 हर्ट्ज से आपका अधिक होता है। ध्यान रखेंगे ये आपका 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक जो ध्वनि आपको उत्पन्न करता है इसे हम लोग जो है पराश्रवी तरंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ और देखिए सर्ब की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर डिटेल में रिवील कर देता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए सर्ब की अगर हम बात करें तो ये आपका 20 हर्ज से लेकर के आपका जो है 20,000 हर्ज की जो आपका ध्वनि होता है इसे हम लोग जो है सर्वयता सीमा या सर्ब ध्वनि के नाम से जानते हैं। और प्रासर्ब के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 20,000 जब अधिक आपका हर्ज की ध्वनि उत्पन्न होता है तो इसे हम लोग जो है प्रासर्ब कहते हैं। और अपसर्ब जो होता है ये आपका 20 हर्ज से जो आपका कम की ध्वनि होती है इसे हम लोग जो है अपसर्ब के नाम से जानते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा RH कारक एरिथ्रो कहा जा रहा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जा रहा है कि फिटेलस रोग से संबंधित है। ये आपको मेरा पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पिता RH+ माता RH-, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपको नया भी आपको मिलेगा क्योंकि पैटर्न आपका चेंज हुआ है, तो इस पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका कुछ आपका नया भी क्वेश्चन मिलेगा जो कि मैंने आपको कभी नहीं कराया था, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला में देखिए आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित थे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे इसे जो कहा जाता है इसे वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपका HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक जो आपका एसिड होता है ये क्या करता है कि भोजन को मुख्य रूप से पचाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपका HCl होता है एंजाइम की क्रियाविधि को आपका तेज कर देता है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट आपको बताता हूँ ये ऐसे नहीं बल्कि आपको किसी न किसी क्वेश्चन से आपको रिलेट कर रहा होता है, इसलिए आप सभी लोगों को फैक्ट सुनना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, अब बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो फ्रेंड्स आपका मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होता है ये आपका एंजाइम होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था कि थर्मोस्टेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए जो है थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। अब बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी जो हाइपोथैलेमस आपका नेचुरली जो आपके बॉडी के अंतर्गत होता है ये ताप को ही कांस्टेंट करता है और साथ ही आपका बाह्य जो ताप टेम्परेचर आपका होता है, धूप है या फिर गर्मी है या इस प्रकार के जो भी वातावरण होते हैं ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही इंडिकेट किया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि सवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है। साथ ही याद रखेंगे जो सवाल आपके होते हैं ये आपका आता है थैलोफाइटा के अंतर्गत। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अस्थिर रोग है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे हड्डी में होने वाला जो रोग आपका है इनमें से आपका सभी है, क्योंकि देखिए जो आपका संधि रोग दिया गया ये आपका हड्डी से रिलेटेड आपका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस आपको दिया गया, इसके अलावा ऑस्टियो मलेशिया एवं आपका रिकेट्स आपको दिया गया है। और रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण से होता है और ये आपके जो है हड्डी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे यूरेसिल जो पाया जाता है ये आपका पाया जाता है RNA में, यानी कि RNA यानी कि आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया गया है, यदि ऊंचाई यहाँ पर आपको दिया गया है 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी कहा जा रहा है कि किनारे से छत कितना ऊपर है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे आप लोग इससे आपका जो है सॉल्व आपका हो पा रहा है या फिर आपका नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली जैसा कि आपको बताएं कि S बराबर एक आपका फॉर्मूला होता है U प्लस आपका हाफ AT² होता है। तो सिंपली इस पर पुट कर दीजिए। एस जो होता है ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को बताता है, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया। तो देखिए फॉर्मूला को स्किप कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 आपको मीटर दिया गया, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट आपका विस्थापन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यूटी करना है। क्या करना है? यूटी। और जैसा कि आपको बताएं कि यूटी अगर हम लोग यहाँ पर करें यूटी प्लस हाफ AT² अगर हम लोग यहाँ पर करें तो देखा जाता है यहाँ पर आपका यू का आपका जो है मान आपको नहीं दिया गया, लेकिन आपको टी आपको दिया गया है। तो यूटी की जगह पर हम लोग ऐसा करते हैं कि यू और आपके टी की जगह पर आप देखिए मान कितना दिया गया 0.1 दिया गया और हमें यही निकालना है। क्या निकालना है? तो हमें यू ही निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा तो यूटी और प्लस आपका जो है हाफ AT²। तो ए का देखिए वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है क्या
तो ए का अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि ए के लिए हम लोग जो है 9.8 का यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर ऊपर उठाया जाता है तो ए की जगह पर हम लोग GT का इसको यूज करते हैं। और जी जो आपका होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। और टी का पुनः आप 0.1 रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका देखिए जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर आपका निकल करके आएगा, ये आपका 19.4 मीटर आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, सोडियम जो है ये काफ़ी ज्वलनशील होता है। जब इसको वायु के संपर्क में लाया जाता है तो ये आपके जलने लगता है, और यही कारण है कि सोडियम को जो है मिट्टी का तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पीला पीला जो फॉस्फोरस होता है इसको किस में रखा जाता है, इसे जल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि पीला फॉस्फोरस जो होता है अत्यंत आपका ज्वलनशील आपके पदार्थ होते हैं। तो राइट आंसर आपको एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें आपको बताने की सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आपको डिवाइड करके आपको चेक कर लेना है, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग आपको 120 दिया गया। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ लड़का जो है ट्रिक का यूज़ करना चाह रहे होंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल आप ट्रिक का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो है ऐसे बता दिया। तो यहाँ पर आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए जैसे इस प्रकार से आपको दिया गया है 7/, फिर आपको 9 दिया गया, 7/, आपको 6 दिया गया। तो क्रॉस में आपको सबको क्या करना है, गुना करके ऊपर आपको लिख देना है, और जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वही आपका बड़ा होगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेनली आपका ट्रिक यही होता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, एक परीक्षा में कहा जा रहा है ए और बी के अंकों का योग 120 है, और कहा जा रहा है कि बी और सी के अंकों का योग आपका 130 है। तो कहा जा रहा है कि सी और ए का कहा जा रहा है 140 है, तो सी का मान कितना होगा, ये आपको बार पूछा जा रहा है। देखिए इक्वेशन यहाँ पर आपका बन जाएगा, मतलब कि ए प्लस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 120, बी प्लस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 130, और सी प्लस आपका ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब देखिए हमारा आपको सिंपली क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो इधर वाला लेफ्ट वाला आपको सभी को जोड़ देना है, और राइट वाला आपको जो है टोटल को आपको जोड़ देना है। इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर आपका ए है, तो 2a आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखिए बी है, यहाँ पर भी बी है, तो 2b, और यहाँ पर आपका सी है, तो यहाँ पर आपका सी है, तो 2c हो जाएगा। यानी करने का मतलब है कि आपका टोटल कितना हो जाएगा 2a प्लस आपका यहाँ पर 2b प्लस आपका कितना हो जाएगा 2c आपका हो जाएगा। और बराबर में जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ना कुछ आपका आएगा, इसमें से क्या करना है कि आपको 2 को कॉमन ले लेना है, तो a प्लस बी प्लस आपका सी बचेगा, और बराबर में आपका कुछ ना कुछ आपका आएगा, जो आप राइट साइड वाले 120 और 140 और 130 को जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपका आएगा, तो आप लोग इसको ऐड कर लेना। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा आपको सिंपली क्या करना है, a प्लस बी का मान कितना दिया गया 120, तो यहाँ पर आपको a प्लस बी का मान 120 रख देना है, तो c का आपका निकल जाएगा, और एक का जैसे निकल जाएगा तो आप दोनों इक्वेशन में फिर रख करके जो है अलग अलग आप मान निकाल लेना। तो इसमें देखिए पूछा क्या जा रहा है कि c का अंक कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो c का आप लोग निकाल लेना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, आप लोग इसको सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर आपका 75 आ जाएगा। तो इतना आप लोगों को खुद से जो है सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, ये आपका पानी टंकी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। सिंपली आपको क्या करना है कि इन सभी का आपको एलसीएम आपको ले लेना है, क्षमता निकाल लेना है। इजी क्वेश्चन है, आप तीनों के बारे में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को कहा जा रहा है कि 2 घंटे में पूरा करते हैं। यदि कहा जा रहा है कि ए उसी कार्य को 6 घंटे में करे और बी 5 घंटे में करता है, तो सी द्वारा कितने समय लिया जाएगा, ये आपको हमारे पूछा है। ये क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ आपको पैसेज आपको दिया गया है, और 62 से लेकर के आपको जो है 64 तक क्वेश्चन को आपको पैसेज से ही आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप लोग जो है रीड कर लेंगे पहले, उसके बाद देखिए हमारा आपको जो है 64 तक क्वेश्चन को आप सभी लोगों को जो है पैसेज को देख करके आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अपर्दन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है, ये आपको हमारा पूछा है। सॉरी, कहा जा रहा है कि अर्पण कहा जा रहा है कि किस राज्य की प्रमुख लोक कला जो है शैली है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, या फिर लोक कला है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका है ये बिहार का है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जट जटिन पूछा जाता है, जोट जटिन जो है ये कहाँ का लोक शैली है, तो ध्यान रखेंगे ये भी आपका बिहार का ही आपका है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखेंगे रंगोली के बारे में अगर बात करें कि रंगोली कहाँ की कला है, तो ये महाराष्ट्र का आपका है। इसके अलावा साथिया जो है ये गुजरात का है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो मेहंदी या फिर जो है जो आपका मांडना आपका ये आपका राजस्थान का है। चौक पूर्णा आपका उत्तर प्रदेश का है। इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अल्लार का खा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तबला वादक थे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये याद रखेंगे ये आपके लखनऊ में है।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो है गन्ना का सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है ये उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री का जो है ये कहाँ पर है, लाल बहादुर की जो समाधि स्थल है इसे क्या कहा जाता है, इसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय जो गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है ये आपका लखनऊ में आपका स्थित है। लेकिन इसके अलावा कुछ आपका महत्वपूर्ण आपको फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे कि हम बात करें तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके कहाँ पर, तो आपके करनाल में स्थित है। कहाँ पर आपका, तो करनाल में स्थित है। मैं रिपीट कर दूंगा तो आप सभी लोगों के माइंड में रहेगा और पहले से ऑलरेडी आपको आता है तो आपका रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपके करनाल में आपका स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, तो ये आपके चेन्नई में स्थित है। ध्यान रखेंगे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, चेन्नई में। जो भी आपका इंपोर्टेंट आपका वही मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए पूछा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है, तो नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपके नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपके नई दिल्ली में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपके शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो शिमला में है। इसके अलावा देखिए केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। इसके अलावा याद रखेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, देहरादून में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में है, जो कि ओडिशा राज्य के, ओडिशा जो है राज्य के महानदी के तट पर अवस्थित है। इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका फिलीपींस में है। ध्यान रखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ पर है, तो ये आपके नई दिल्ली में। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री का है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी आपके पूछे जाते हैं, जैसे राजघाट के बारे में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे राजघाट जो है ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। जबकि अगर हम लोग बात करें जो आपका अभय घाट है ये आपका मोरारजी देसाई का है। किसान घाट आपका चौधरी शरण सिंह का आपका है। तो इसी प्रकार से क्या है, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो महासंप्रदायन घाट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे आपके जो आपको फैक्ट आपको मैंने बताया इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए वीरभूमि के बारे में पूछा जाता है कि वीरभूमि जो है ये किसका समाधि स्थल है, साथ ही याद रखेंगे ये राजीव गांधी का है। जबकि इंदिरा गांधी की बात करें तो ये आपका शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी के जो है ये आपका जो है समाधि स्थल के रूप में आपका जाना जाता है शक्ति स्थल। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, ये आपको बार पूछा रहा है। डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे ये 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो साथ ही ये आपका किया जाता है पायरे आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इससे रिलेटेड काफी बार आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जैसे कि आपका ऑडियो मीटर हो गया, तो गाड़ी के जो आपका स्पीड को बताने का काम करता है ये स्पीडोमीटर, आज जबकि चली गई दूरी को जो बताता है ये आपके ऑडियो मीटर के द्वारा बताए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे आपके फैक्ट आपको याद रखना है, जैसे ऑडियो मीटर के द्वारा वाहन के द्वारा तय की गई आपकी दूरी होता है। मैनोमीटर की बात करें तो गैसों का कुछ दबाव जो मापने में प्रयोग किया जाता है इसमें आपका मैनोमीटर का आपका प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है कि तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव की उपस्थिति को मापता है। इसके अलावा अमीटर विद्युत धारा की जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ये सॉरी आपका फिर आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, जबकि विद्युत धारा में जो आपका विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इसमें आपका एमीटर का प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। एक आपका अल्टीमीटर होता है जो कि किसी भी वायुयान की ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आपका होता है क्रोनोमीटर जो जहाजों की सही जो है दिशा का पता जो है बताने के लिए इसमें आपका क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य के लिए किस प्रकार की अशुद्धियां हैं, तो आपके वर्तनी अशुद्धि है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो साथ ही याद रखेंगे एक वचन में हमेशा आपका जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माल, एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो साथ ही याद रखेंगे इसे कहा जाता है विशेषण। क्या कहा जाता है, इसे सॉरी कहा जा रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, इसे विशेष कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ये आपको हमें बताना है। तो आपका हो जाएगा सीता यहाँ आ रही है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान
डैश से गिरती है। साथियों याद रखेंगे ये एक समान त्वरण से गिरती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में किसका प्रयोग सीधा प्रयोग होता है? तो ये पास्कल का होता है। पास्कल का नियम कहता है किसी भी बंद द्रव पर डाला गया दाब समान रूप से संचरित होता है। तो इसमें आपका जो हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह जितना भी आपका है जो कि आपका पावर ब्रेक के रूप में काम करती है, तो ये सभी आपके पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ये आपको मेरे पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग खुद से और बताएंगे पहले यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो देखिए साथियों पूछा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। इसका जो फॉर्मूला होता है mgh होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए 10 दे दिया गया है, हाइट आपको 10 दे दिया गया है, जी हमें पता चाहिए। तो जी जैसा कि आपको पता है कि जी जो आपका होता है 9 पॉइंट आपका 8 होता है। तो 9 पॉइंट आप सभी लोग 8 लेंगे, पॉइंट यहाँ से खत्म करेंगे, नीचे 10, 10 से 10 कट जाएगा तो 900 आपका कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कोई धनराशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1275 रुपये हो जाती है, तो 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर कहा जा रहा है पर उतने ही समय में 1800 रुपया हो जाती है, तो धनराशि यहाँ पर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सिंपली आपको क्या करना है कि ब्याज बराबर दोनों साइड आपको इक्वल लेकर के चलना है। इसका आंसर आप लोग खुद से निकालेंगे, बिल्कुल आपका जो है बन जाएगा। तो इसको आप लोग जो है खुद से इसको क्या करेंगे, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि ब्याज बराबर आपको क्या करना है? PRT/100 करना है। तो देखिए एक में तो आपको दे दिया गया है और दूसरा में कहा जा रहा है कि अगर इतना रुपया हो जाता है तो दोनों का अंतर आपको निकालना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर करना ये है, ब्याज का आपको क्या दिया गया है? आपको अंतर आपको दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे 1800 रुपया हो जा रहा है, एक बार कितना है तो आपका 1700 आपका 25 रुपया हो जा रहा है। इन दोनों का अंतर करके आप सभी लोगों को क्या करना है, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा? तो P इंटू आर इंटू आपका जो है T आपका हो जाएगा और बट्टे 100 माइनस आपका जो है P इंटू टी इंटू आपका R और बट्टे आपका 100 हो जाएगा। इतना तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सॉल्व हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने स्किप किया हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। देखिए जस्ट इसके पहले जो मैंने आपको सेट दिया था वहां पर भी मैंने इन चीज़ों को जो है सॉल्व आपको कराया हुआ था और यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जब भी कभी किसी विकर्ण का जो है जब भी किसी वर्ग का विकर्ण आपको दिया जाए और आपको क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो अगर कॉन्सेप्ट पर आप जाएंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा आपका लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए सीधा क्या करो कि जब भी कभी क्या है कि आपको क्षेत्रफल पूछा जाता है तो सीधा आपका विकर्ण का स्क्वायर हो जाता है, मतलब 6√2 का आपका स्क्वायर और बटे आपका 2 हो जाता है। तो देखिए 6 गुना 6 करेंगे 6 के 36 और 6 गुना फिर आपका कितना हो जाएगा? 36 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 72 आपका हो जाएगा बटे 2, यानी कि इसका 36 राइट आंसर आपका आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर दिया गया है और कहा जा रहा है 80 मीटर, इसका मतलब ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है। उसके बाहर कहा जा रहा है कि उसके साथ बना एक रास्ता भी है, उस रास्ते का चौड़ाई दिया गया है 10 मीटर, तद अनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आप सभी लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर बनाएगा। साथ में आपको एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपको ये पूछा जाता है कि रास्ता क्या है तो रास्ता उसके बाहर से है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि 2a और यहाँ पर आपका जो l + b और प्लस जो है यहाँ पर आपका 2a हो जाता है। तो देखिए l और b आपका पहले वाला का मान रखना है और जितना दूरी आपका बढ़ाया जा रहा है उसको आपको a के जगह पर रखना है। इस पर आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसका जो आंसर आपका आएगा 4000 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन कहा जा रहा है कि अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि कंपनिक अथवा दोलनिक गति का उदाहरण नहीं है? ये आपका पर पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा घड़ी के सुइयों की गति, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है और यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि घड़ी की जो सुई की गति होती है ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका दोलनी गति नहीं होता, ये आपका आवर्त गति के अंतर्गत आपकी आती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनी गति नहीं है? तो घड़ी की सुइयों की गति हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए और बी का आपको रेशियो बताना है। तो सिंपली ए का आपको 60% आपको मांगा जा रहा है,
तो इसमें चलिए ऐसा ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, जैसा कि ए का आपको 60% यहाँ पर आपको दिया गया है और यहाँ से परसेंटेज अगर ना भी खत्म करें तो आपका कितना हो जाएगा, तो बी आपको दिया गया है और बी का आपका 3/4% दिया गया। इसको परसेंटेज में आप बना लो 100 से गुना करके, तो ये आपका बन जाएगा राइट साइड आपका परसेंटेज में 4 से इसको काटेंगे तो आपका कितना बना, 100 से गुना करेंगे तो आपका परसेंटेज में स्वतः आपका आ जाएगा। और सिंपली ऐसा करो कि 100 से आपका 100 अगर आपने गुना किया है तो ये आपका परसेंटेज में हो गया और परसेंटेज से यहाँ पर आपका परसेंटेज आपका कट जाएगा। अब इसको 3 से आप काट सकते हैं, आपका 20 बार में कट जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना आप सभी लोग। इसका आंसर जो आपका निकल करके आपका एग्जैक्ट आपका आएगा ये आपका 5:2 आपका 4 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन जो भी रहेगा इसको मैं यहाँ पर स्किप करूँगा और इतना आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा। अगर आपको किसी प्रकार का जो है आपका अगर एरर आ जा रहा है, क्वेश्चन नहीं बना पा रहे मैथमेटिक्स का, तो आप हमें कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट जो भी आपका क्लास आएगा उसमें से मैं जो है आपको कंप्लीट आपको सॉल्व करूँगा। हालांकि उसमें ज़्यादा आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें आपका है कि मैथ को मैं जो है हिंस आपको कर देता हूँ और आप लोग कंपटीटर है तो बिल्कुल आप लोगों से जो है सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, एक फल विक्रेता एक्स रुपये कहा जा रहा है कि एक्स अमरूद और वाई रुपये में खरीदते हैं। कहा जा रहा है एक विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदता है और वाई अमरूद कहा जा रहा है कि एक्स रुपये में बेचता है। तो कहा जा रहा है कि एक्स ग्रेटर देन वाई, तो सही विकल्प का यहाँ पर आपको पुष्टि करना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर आपका हो जाएगा, इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए होता कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ आपको बताया था कि देखिए जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है, जैसे कि एक फल विक्रेता एक्स अमरूद है वाई रुपये में खरीदता है, तो पैसा हमेशा ऊपर रखिए और सामान नीचे रखिए। इसको रेशियो के रूप में लिखना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वाई अमरूद जो है ये जेड रुपये में, तो देखिए आपका एक्स आपका ऊपर चला जाएगा और वाई जो अमरूद है इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर। अब देखिए इसका सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाला को, क्योंकि हमें जब रेशियो के रूप में अगर दिया रहा है फ्रैक्शन के रूप में, तो इसे रेशियो के रूप में अगर प्रकट करना चाहते हैं तो हर वाला का एलसीएम लेकर के उसमें गुना कर देते हैं। तो सिंपली इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। यही एक्स वाई को क्या करना है कि इन दोनों में आपको सिंपली जो है गुना कर देना एलसीएम लेकर के। देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर रेशियो और यहाँ से वाई वाई कटेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना आ चुका है आपका वाई स्क्वायर और उसके बाद आपका क्या आ चुका है वाई स्क्वायर, उसके बाद आपका क्या था आपका एक्स स्क्वायर था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका निकला है ये आपका क्या है, तो आपका सीपी आपका है, ये क्या है आपका सीपी है और ये आपका क्या है आपका एसपी है। तो ये आपका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और ये आपका क्या है एसपी है। तो देखिए जो आपका सीपी आपका है, सॉरी ये आपका एसपी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सीपी आपका हो जाएगा। तो इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका लाभ निकल जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस आपका वाई स्क्वायर, तो आपका लाभ निकल जाएगा। और लाभ जो हमेशा निकाला जाता है ये आपका क्रेमूल पर आपका निकाला जाता है और क्रेमूल जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका सीपी आपका है और क्रेमूल यहाँ पर आपका कितना, सॉरी देखिए यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी माफी चाहेंगे। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपका कितना था वाई स्क्वायर और यहाँ पर आपका क्या था एक्स स्क्वायर आपका था। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको ये करना है कि ये जो आपका होता है आपको क्या करना है कि सेलिंग प्राइस में आपको जो है आपको सीपी को आपको घटाना है। तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या हो जाएगा आपका एसपी और ये सॉरी सीपी और ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग वाला में से अगर हम लोग घटाएंगे क्रय मूल्य को, मतलब कितना में आप बेच रहे हैं, मान लिया जाए कि किसी भी चीज़ को अगर 5 रुपये में खरीदते हैं और साथ में अगर उसको बेच रहे हैं तो आप जो है कैसे आपको पता चलेगा कितना का प्रॉफिट हुआ। तो जितना में आपने बेचा उसमें से क्रय मूल्य को घटाएंगे, मतलब 7 में से 5 को घटाएंगे तो आपके 2 जो निकलेगा आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो लाभ निकल गया और लाभ परसेंट जो निकाला जाता है हमेशा आपका क्रय मूल्य पर निकलता है और क्रय यहाँ पर आपको कितना दिया गया वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से इसमें गुना करने से अलावा अच्छा आपका कि परसेंटेज ही लगा दूँ तो राइट आंसर यहाँ पर आपका इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका किया गया है 1998 में, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो वित्तीय समावेशन लक्ष्य की बात करें तो आपका वित्तीय साक्षरता दर को बढ़ाना, ये भी बिल्कुल आपका है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी में दिया गया है।
प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, ये भी आपका करेक्ट दिया गया, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, प्लासी का जो युद्ध आपका लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1757 में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 23 जून आपका 1757 को जो है ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राजवंश तथा शासनकाल का मिलान गलत है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। देखिए मैं आपको रिवील कराता हूँ इसको। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो आपको समझ में आता है वही आपको सबसे पहले आपको पकड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम गलत बता देता हूँ कि इसमें आपको यहाँ पर गलत क्या दिया गया। तो तुगलक वंश जो दिया गया है ये आपका 320 दिया गया, जो कि आपका गलत दिया गया। क्योंकि तुगलक वंश की हम बात करें तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था ये कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। ध्यान रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक थे, और यही यहाँ पर आपका गलत आपको दिया गया। बाकी आपको सही जो है सभी जगह आपको यहाँ पर सही दिए गए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है, प्रस्थान द्वार कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग, भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सूरत को। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1575 में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको दिया गया रे, आपको जापान आपको दिया गया है। ये आपको यहाँ पर देखिए स्थानांतरण कृषि दिया गया और आपको देश दिया गया, तो ये आपको जापान से आपको रिलेट किया गया, जो कि आपका हमारे गलत दिया गया है। तो ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो आपका है ये अमेरिका से आपका संबंधित है, ना कि आपका जापान से संबंधित। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके सभी जो है करेक्ट आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हुआ था 1929 में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा 61.8% जो है बिहार की साक्षरता दर है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बिहार में जो है पुरुष की साक्षरता दर कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 71.2% हो जाएगा। जबकि वही अगर महिला की अगर हम बात करें कि बिहार में महिला का साक्षरता दर कितना है, तो ये 51 आपका जो है 5% आपका। ध्यान रखेंगे। और ऑल ओवर अगर बात करें कि बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8 हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा और सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो ये आपका केरल का हो जाएगा। ये भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है, जिसमें कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में सॉरी आपका जो है एंग्लो इंडियन में आपका 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 80 के तहत 80 के आपका जो आपका तीसरा भाग के तहत आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत ही आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए औसत की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है ऑप्शन ए में कि संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया। पहला जो होता है ये आपका प्रश्नकाल के लिए होता है कि प्रश्न क्या पूछना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए आर्टिकल जो आपका 21 ए है, इसमें आपका क्या है कि 6 से लेकर के 14 तक वर्ष के जो है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा चीज़ है जो कि आपका वर्णित नहीं है। तो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार ये आपका जो है वर्णित आपका आर्टिकल जो है 21 के अंतर्गत आपका नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी पानी का अधिकार, जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं तो आप पानी पी सकते हैं, तो ये सभी जो आपका है ये आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत वर्णित है। और यहाँ पर आपका स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार ये भी आपका है, और निजता का भी अधिकार आपका है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना का केंद्रीय कमांड ये कहाँ पर है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो वायुसेना का केंद्रीय जो कमांड है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपको फैक्ट में बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि पूर्वी कमांड जो है ये आपका शिलांग मेघालय में, पश्चिमी कमांड आपका नई दिल्ली में, आपका केंद्रीय कमांड जो है इलाहाबाद आपका प्रयागराज में आपका है। तो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि गेंडा परियोजना कब शुरू किया गया है, तो साथ ही याद रखेंगे गेंडा परियोजना जो है 1987 में किया गया। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गेंडा परियोजना जो है ये कब शुरू किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 1987 में किया गया। एक सिंग वाले गेंडे के लिए जो है
ये मतलब कह सकते हैं सिर्फ आपका भारत में ही पाए जाते हैं। एक सिंग वाले जो गेंडा आपका होता है ये आपका जो है सिर्फ आपके भारत में ही पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया था फाइनली मैंने आपको एंड कर दिया है। बाकी किसी प्रकार का जो है आपको डाउट या फिर किसी प्रकार का संशय हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।